Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for our complete course related to HSSC PGT CS screening. This is our class 4 for the subject programming in C. जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा हमारा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? इफ देन एल्स आज कवर करेंगे, इफ देन एल्स स्विच, वो सब चीजें आज हम कवर करेंगे कि डिसीजन के अकॉर्डिंग कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, स्टार्ट, देन अलार्म बजा, अलार्म के बाद हम अगर तो रेडी हैं, ठीक है, अगर हम उठने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, देन हम क्या करेंगे, बेड से उठ जाएंगे। अदरवाइज हम क्या प्रेस कर देंगे, स्नूज बटन। और अभी थोड़े डिले के बाद, आफ्टर सम डिले, अलार्म दोबारा से रिंग करेगा और उसके बाद अगर हम रेडी हैं देन हम उठ जाएंगे। अदरवाइज यही प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमारा कंट्रोल फ्लो कर रहा है, कि अगर यहाँ पे हम रेडी हैं तो यहाँ पे गए और एंड हो गया। अदरवाइज हमारा फ्लो जो है वो यहाँ से गया, देन अगेन यहाँ पे गया, अभी यहाँ रेडी है तो यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग में होता है। हमने कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो हम क्या करते हैं, इफ देन एल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वहां से हम फिर पिक करते हैं कि अगर तो ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग में भी फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या रहता है, द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, वो ऑर्डर जिसमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी वो क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल। देन हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो देखिए अभी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इनिशियली हमारे पास कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और उसके बाद दोबारा एक और ब्लॉक है जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, एक ये ब्लॉक है, सपोज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक ये ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन चेक की कि अगर तो वो ट्रू होती है कंडीशन तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो देखिए यहाँ पे जब वो ट्रू नहीं होकर फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट्स क्या होंगी, सारी स्किप हो जाएंगी, और हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले ब्लॉक के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में हमने क्या देखा कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है इस वाली स्टेटमेंट के बाद, वो वाली स्टेटमेंट नहीं है जो इसके बिल्कुल बाद में स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमारे पास, बल्कि कुछ स्टेटमेंट्स छोड़ के स्टेटमेंट है, चाहे एक छोड़कर है चाहे दो छोड़कर है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीज है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है, व्हेन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इज नॉट द नेक्स्ट वन इन सीक्वेंस। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है वो नेक्स्ट जो सीक्वेंस में है वो नहीं है, बल्कि कुछ और कहीं और मूव कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं कहीं और फिर वहां पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। और ये क्या था आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो हमें क्या बताता है, ऑर्डर बताता है जिसमें हमारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटिशन। तो देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन होता है कुछ स्टेटमेंट्स का, जो हमारा क्या डिसाइड करती है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को डिसाइड कर रही है, मतलब उसको हैंडल कर रही है कि किस तरह से रहेगा एक प्रोग्राम में। ठीक है, या फंक्शन में। तो देखिए अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारी, वो उनके बेस पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये कुछ फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इफ देन एल्स भी रहता है और लूप्स भी रहते हैं। एक तो हो गया सीक्वेंस जिसमें हमारा कोई इस तरह का कुछ नहीं है, इफ देन एल्स या कुछ भी कंट्रोल हमारा इधर से उधर मूव नहीं कर रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जो भी सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 5 6, जो भी स्टेटमेंट्स है अपनी एक ऑर्डर में ही क्या हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा सिलेक्शन। तो देखिए सिलेक्शन में आपके पास क्या होगा कि हम सिलेक्ट करें कि कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम क्या कर रहे हैं कि या तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या हमारा सेकेंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वो डिसीजन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी हमारा डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। थर्ड हमारे पास आता है लूप। तो अभी देखिए लूप में क्या होगा कि एक उस लूप के बेस पे हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट है तो वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारा फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, तो देखिए अगर यहाँ पे एक हमारे पास लूप है, अगर एक लूप है फॉर लूप, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हैं हमारी,
तो ये क्या एक बार एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो इस यही जो लूप में स्टेटमेंट्स हैं, ये एक से ज़्यादा बार 10 बार भी करा सकते हैं, 5 बार भी करा सकते हैं, वो हमारा डिपेंड करता है क्या हम काउंटर में वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है? तो ये हमारा आ जाता है रिपीटिशन में। तो देखिए ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को कैसे दोनों चीज़ें डिसाइड कर रही हैं। देखिए सिलेक्शन में या तो कोई एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, और रिपीटिशन में लूपिंग में क्या कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? इन स्टेटमेंट्स को ही 10 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है, तो बार-बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपका कंट्रोल जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल के बार-बार वापस उसी पोज़ीशन पे क्या पहुँच जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, ठीक है? डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो या तो हमारा आंसर होता है हाँ में और या होता है ना में, ठीक है? या तो हमारा आंसर होगा हाँ और या होगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है? जो हमें क्या देगा रिजल्ट, या तो ट्रू में देगा या हमें रिजल्ट देगा फॉल्स में, ठीक है? तो जब भी हम बूलियन एक्सप्रेशंस यूज करते हैं तो वो हमें या तो रिजल्ट ट्रू में देता है और या फॉल्स में। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं फिर जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? तो इफ देन एल्स में हम क्या यूज करेंगे, इन्हें ही यूज करेंगे। तो एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम बूलियन एक्सप्रेशंस यूज करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, ट्रू या फॉल्स। अब ये कौन-कौन सी फॉर्म्स में होते हैं, देखिए एक तो रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो सकते हैं या लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है? तो साथ के साथ हम जो भी ऑपरेटर्स हैं हमारे सी में उन्हें भी कवर करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखे, ठीक है? और यहाँ पे हम अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन एक है जो किस फॉर्म में होता है, या एक एक्सप्रेशन दी है, एक तरफ एक्सप्रेशन है, ठीक है? ये हमेशा बाइनरी रहते हैं, ये भी ऑपरेटर्स बाइनरी हैं। तो इसके लिए भी हमें दो ऑपरेटर्स, दो एक्सप्रेशंस की जरूरत, दो ऑपरेंड्स की जरूरत रहती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल क्या है, 7 लेस देन 5, ए प्लस बी ग्रेटर देन 6। तो अगर तो ये ट्रू होगा तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इस केस में इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या, ए और बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है इस एक्सप्रेशन का ट्रू होना या फॉल्स होना। तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या दे देगा, ट्रू या फॉल्स, इसे कैलकुलेट करके। देन देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है अगर हमारे पास, तो यहाँ पे क्या, बूलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है? तो यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन था सिंपल, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एक बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा, एंड देन यहाँ पे भी बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा, और लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करें, इन्हें दो स्टेटमेंट्स, दो एक्सप्रेशंस को क्या करें, कंबाइन करें बेसिकली। अभी अगर एंड है, ये क्या है, लॉजिकल एंड। तो अगर ये दोनों ही ट्रू होंगे तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम एंड लगा देते हैं एंड की जगह, तो क्या करेगा कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये हमें क्या रिजल्ट दे देगा, ट्रू, अदरवाइज क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स देखिए सी में रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लेस देन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर कभी भी हमें चेक करना है एक्स लेस देन वाई, तो यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स लेस देन वाई। तो अगर तो ट्रू होगा ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू अगर चेक करना है तो क्या लिखते हैं हम, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अगर दोनों को चेक करना है हमने एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो हम क्या करेंगे, डबल इक्वल यूज करते हैं। सिंगल इक्वल यूज करें तो वैल्यू क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है, ठीक है? वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डबल इक्वल आपका क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। देन हम क्या लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है? तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है तो ये ट्रू है, ठीक है? तो ये हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर ये इक्वल नहीं है, सेम है, देन ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा।
नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड रिलेशनल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि दो को एक से ज्यादा रिलेशंस हैं, जहाँ पे जैसे हमने देखा कंपाउंड सिंगल नहीं है, एक से ज्यादा रिलेशंस हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड रिलेशनल्स। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड में क्या होगा? रिटर्न करेगा ट्रू जब बोथ कंडीशंस ट्रू होंगी। जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये है लॉजिकल और। लॉजिकल और ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज वो आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी ना, अगर कोई भी एक ट्रू है, चाहे ये ट्रू है चाहे ये ट्रू है, तो वो क्या आपको रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। दोनों ट्रू है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। जब दोनों फॉल्स है उस केस में आपको सिर्फ ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन लॉजिकल एंड अगर दोनों ट्रू है सिर्फ उस केस में आपको ट्रू रिटर्न करेगा। देन वी हैव लॉजिकल नॉट। तो देखिए ये क्या है? लॉजिकल नेगेशन। ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है? यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड पे ये वर्क करेगा। ओनली टेक्स वन ऑपरेंड, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। रिवर्स द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ इट्स कंडीशन। तो ये क्या करेगा? नॉट कर देगा। अगर हमने नॉट 5 लिखा है तो ये उसे 0 कर देगा, ठीक है। नॉट 5 मतलब 0 रिटर्न कर देगा हमें। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो उसे क्या कंसीडर करता है? ट्रू कंसीडर करता है। तो अगर हमने नॉट कर दिया तो वो क्या करेगा? उसे फॉल्स कर देगा। तो रिटर्न ट्रू व्हेन इट्स कंडीशन इज फॉल्स। तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर कंडीशन फॉल्स है, और फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर कंडीशन ट्रू है। नेगेट कर देगा बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए ट्रूथ टेबल। तो अगर ट्रू ट्रू है तो एंड वाला तभी ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सब पे क्या कर देगा? फॉल्स। अभी अगर हम और का देखें तो बाकी सब पे क्या करेगा? ट्रू करेगा। सिर्फ कब रिटर्न करेगा फॉल्स? जब दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ ट्रू मिलता है, ये बल्कि इसको चेक भी नहीं करेगा। यहाँ पे ट्रू मिला तो ये इसको चेक नहीं करेगा आगे फर्दर। यहाँ पे फॉल्स मिल गया देन आगे प्रोसीड करेगा, और ये ट्रू है तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी नॉट पी करें अगर, तो ये ट्रू था तो इसे फॉल्स कर दिया, ट्रू था फॉल्स कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया, एंड फॉल्स था ट्रू कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो देखिए जितने भी हमने ऑपरेटर्स अभी तक डिस्कस किए हैं उनकी प्रेसिडेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगी, देन यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, ठीक है। उसके बाद कौन से ऑपरेटर्स हमारे की बारी आएगी? प्रायोरिटी किसे मिलेगी? यूनरी प्लस या यूनरी माइनस है तो सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। देन नॉट एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, देन प्लस एंड माइनस। उसके बाद आएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद कौन से ऑपरेटर्स आएंगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स। देन लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू तो ये वाला ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंस रहती है ऑपरेटर्स की, जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनके लिए। अब हमारे पास आ जाता है इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो देखिए इफ सिलेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूज्ड व्हेन वी वांट द कंप्यूटर टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम क्यों यूज कर रहे हैं? जब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर, देखिए इसके पास दो रास्ते हैं, अभी कोई एक को पिक करना है। अभी कंप्यूटर को भी हमें बताना पड़ता है, कंप्यूटर अपने आप से नहीं समझेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कंप्यूटर को हमें क्या देना पड़ता है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर देना पड़ता है कि किस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी वैल्यूज को चेक करना है, किन वैल्यूज के क्या जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी किन वैल्यूज के ऊपर आपने ट्रू वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है या फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सब चीजें हमें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कौन सा सिलेक्शन स्ट्रक्चर देख रहे हैं? इफ का सिलेक्शन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो देखिए तो ये है हमारा इफ का सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी हम इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं, एल्स नहीं है। सिर्फ इफ स्टेटमेंट के लिए अगर हमारे पास है तो बूलियन एक्सप्रेशन चेक किया, अगर तो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर नहीं है तो हमारी जो उसके बाद की नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। ट्रू वाले में नहीं जाएगा।
तो देखिए अब अगर हम देखें जर्नल फॉर्म तो क्या रहती है, इफ बूलियन एक्सप्रेशन एंड देन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, अगर तो ये ट्रू है देन ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और इसके ट्रू होने पर भी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर फॉल्स है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन सिर्फ अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, बाकी की स्टेटमेंट्स एज इट इज एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर ये ट्रू होता है एक्सप्रेशन ओनली देन दीज स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। देन वी हैव इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो देखिए इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है आपके पास, अभी इफ के साथ साथ एल्स भी मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओनली परफॉर्म्स एन एक्शन इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो इफ स्ट्रक्चर जो अगर हमने देखा तो ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब ये स्टेटमेंट, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है। अब हमें क्या चाहिए कि फॉल्स के लिए भी हम कुछ और एक्शन चाहते हैं कि किसी तरह से हम परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, इफ एल्स लेंगे। सो अ डिफरेंट एक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। तो जब ट्रू होगी तो अलग काम होगा, और जब फॉल्स होगा तो अलग काम होगा, अलग एक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो इसके लिए क्या रहेगा, देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद इनके एग्जीक्यूशन के बाद जो बाद की स्टेटमेंट्स हैं वो एज इट इज हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, और ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखिए इसका क्या रहेगा, जर्नल फॉर्म क्या सिंटेक्स रहता है, इफ एक्सप्रेशन अगर तो ये ट्रू है देन दीज स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है, अगर हमने लिया है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 10 है, हम यहाँ चेक करें इफ x इज लेस देन 20। ठीक है, अगर लेस देन 20 है तो दैट मीन्स ट्रू है, और ट्रू होने पर ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू 40 कर देते हैं तो अभी लेस देन 20 नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट्स ना एग्जीक्यूट होकर ये कौन सी हो जाएंगी, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो देखिए नेस्टेड इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम क्या ले सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, नेस्ट कर दिया, तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ एल्स भी ले सकते हैं। सो मल्टीपल केसेस हम टेस्ट कर सकते हैं वहां पर इफ देन एल्स की यूज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, इफ एल्स हम क्या करते हैं, इफ के अंदर ही दोबारा से फर्दर हमने क्या यूज कर लिया, अगेन इफ। ठीक है, अभी इसके दोबारा से अंदर ही नेस्टेड कर दिया इफ। अभी जब हम एल्स लगाते हैं तो इस वाले एल्स, इफ का पहले एल्स आया मिला, फिर इस वाले इफ का एल्स मिलेगा, एंड देन इफ इस वाले इफ का एल्स मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, जितने इफ हैं उतने ही आपको क्या यूज करने हैं, एल्स यूज करने हैं नेस्टेड इफ एल्स के केस में। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, इफ लिया हमने, देन इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, उस केस में हमने क्या चेक करना है, एज क्या लेस देन 13 है, तो क्या करेंगे, ग्रेट जॉब। ठीक है, अभी ये ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेट जॉब, और अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यू पास्ड। अगर अभी ये भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब स्कोर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 70 है, तो क्या आएगा, यू डिड नॉट पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमने लिया, स्कोर लिया है हमने 75, ठीक है, और एज ली हमने 15, और नेक्स्ट हमने क्या लिया, 75 स्कोर लिया और एज लिया 10, और नेक्स्ट में हमने क्या लिया, स्कोर लिया 80 और फिर लिया 12, और साथ में हमने क्या ले लिया, 60। तो देखिए फर्स्ट के केस में क्या देखा उसने, 75, क्या स्कोर ग्रेटर देन 70 है, यस है, तो फिर इस वाले इफ ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में एंटर करेगा। ठीक है, अगर यहाँ इस वाले केस में हम देखें तो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 नहीं है, लेस देन 60 है, तो वो कहाँ चला जाएगा, इस ब्लॉक में चला जाएगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स वो नहीं ट्रेवर्स भी नहीं करेगा, तो सीधा कहाँ गया, यहाँ गया, और प्रिंट क्या कर दिया, यू डिड नॉट पास। अब 75 था, फिर उसने क्या किया, चेक किया क्या 70 से ऊपर है, यस 75 है, देन उसने चेक किया कि क्या एज लेस देन 10 है, एज क्या है, ग्रेटर देन ग्रेट सॉरी 13, लेस देन 13, तो क्या है, एज 15 है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि ट्रू नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और इसे प्रिंट कर देगा, यू पास्ड। ठीक है, और इसी तरह से अगर सेकंड में केस देखें तो सेकंड केस में क्या होगा, 75 है तो इस वाले ब्लॉक में एंटर किया, देन क्या करेगा, एज लेस देन 10 है, हाँ जी है, देन यहाँ पे ग्रेट जॉब क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो इफ देन एल्स का स्ट्रक्चर होता है वर्क करता है।
तो देखिए इफ एल्स इफ किस तरह से वर्क कर रहा है, अगर हमने क्या लिया, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो क्या प्रिंट कर दो, ए प्रिंट कर दो। एल्स, अब इसमें एल्स में हम इफ ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स इस तरह से थे, वहां पे हम क्या करें, एल्स में इफ ले रहे हैं, ठीक है। एल्स इफ दिस इज ट्रू देन दिस, ठीक है, अभी यहाँ पे हम एल्स इफ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कंडीशन एक फुलफिल हो जाएगी तो क्या होगा, बाकी की स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। तो देखिए अगर तो बच्चे का ग्रेड 95 है, तो क्या आया कि 90 ग्रेड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, तो ये वाला प्रिंट हुआ और बाकी की स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, इस एल्स में जाएगा। अब वो चेक करेगा अगर बच्चे का स्कोर क्या है, 80 है, ठीक है। अब उसने चेक किया क्या बच्चे का स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, पहले ये चेक किया 90 से ग्रेटर नहीं है, तो इस वाले में आ गया। अब यहाँ चेक करेगा अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज फिर एल्स में आएगा। अब ये इस इफ का एल्स है, ठीक है। अब इस वाले एल्स में आया, अब इस एल्स में भी क्या है, फर्दर इफ है, इस एल्स में भी क्या है, फर्दर इफ है, तो वो क्या करेगा, क्या ग्रेड ग्रेटर देन 70 है, तो फिर इसे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो फिर दोबारा से इस तरह से क्या करेगा, हमें हमारे कंडीशंस को बार बार से चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इस तरह में आपके पास आपको प्रोग्राम तो बनाने नहीं है, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आउटपुट वाला क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से इसका जो कंट्रोल है वो मूव करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अभी स्टैंडर्ड वे अगर हम इंडेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इंडेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, किस तरह से आप लेना चाहते हैं, अगर इसको इंडेंट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें कितने इफ हैं, 4 इफ हैं और 4 ही क्या है, एल्स हैं। तो जितने इफ हैं उतने एल्स होने चाहिए। कई बार इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, कोई सिंटेक्स एरर आपको फाइंड आउट करना आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने इफ हैं उतने ही क्या होने चाहिए, एल्स होने चाहिए। देन हमारे पास है इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स अगर हम लेना चाहते हैं, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब इफ में अगर हम क्या लेना चाहते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 देन प्रिंटफ कांग्रेचुलेशंस यू मेड एन ए दिस कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपको मिला है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत रहती है। यहाँ पे अगर हम ब्रेसेस को स्किप भी कर देंगे, सिंगल स्टेटमेंट अगर है तो ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो वो क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट पता है सिस्टम को, कंपाइलर को। लेकिन अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स देनी है तो हमें क्या देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे मल्टीपल नहीं दे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेसेस नहीं देते हैं, तो वो इफ में सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट को काउंट करेगा। इस वाली स्टेटमेंट को वो चाहे ये ट्रू है या नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ही एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, हमेशा क्या कर देगा, इसे एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सिर्फ जब ट्रू हो तभी एग्जीक्यूट हो, तो आपको ये ब्रेसेस में देनी पड़ेगी सेकंड स्टेटमेंट भी। मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो कंडीशन के फुलफिल होने पर तो आपको ब्रेसेस यूज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो उसे क्या ट्रीट करेगा, अगर ब्रेसेस में नहीं लेते हो तो ये इफ के अंदर, इफ ट्रू वाले के अंदर कंसीडर नहीं करेगा। तो देखिए विदाउट द ब्रेसेस, हाँ ये चीज मैंने बताई दी आपको, अदरवाइज वो इसको नहीं कंसीडर करेगा। नेक्स्ट वी हैव डेंगलिंग एल्स। तो देखिए डेंगलिंग एल्स क्या प्रॉब्लम है, हमने देखा कि ये हर इफ के साथ हमें क्या यूज करना है, एल्स यूज करना है। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि हमें हर इफ के साथ एल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो मान लिया कि जरूरत नहीं है, चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर इफ और एल्स है, अब हमें क्या पता चलेगा कि ये वाला एल्स किसके साथ है, ये वाला एल्स इस वाले कंडीशन के साथ है या ये वाला एल्स इस वाली कंडीशन के साथ है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा है रिक्वायरमेंट कि हमें ज्यादा एल्स की जरूरत नहीं है, जितने हमने इफ लिए हैं उतने एल्स की जरूरत नहीं है, तो ठीक है वो चलेगा। लेकिन हमें उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये वाला एल्स किस वाले इफ का है, ठीक है। ये नहीं कि भाई हाँ किसी का भी मान लो, नहीं, ये वाला इफ जो है, ये वाले इफ के साथ ये एल्स है या ये वाले इफ के साथ ये एल्स है, ये हमें बताना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उसको किसी के साथ भी मैच कर देगा, ठीक है। जिसके कंपाइलर मैचेस एन एल्स विद द क्लोजेस्ट अनमैच्ड इफ,
ठीक है, फिर वो क्या करेगा, किसी के साथ भी मैच कर देगा और आपका जो आउटपुट है वो हो सकता है फिर डिजायर्ड ना है। ठीक है, तो यही चीज आती है हमारी वेरिफिकेशन में कि क्या जो डिजायर्ड आउटपुट था वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा अगर उसने कंपाइलर ने जो मैच की है वो हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, तो देखिए यहाँ या तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बताना पड़ेगा, तो बताने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ब्रेसेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, इफ द एल्स इज टू मैच द आउटर वन, हमें क्या देना पड़ेगा, ब्रेसेस देनी पड़ेंगी अगर आउटर वाले के साथ लेना है। अदरवाइज जो कंपाइलर है वो उसे कैसे ट्रीट कर लेगा, इस वाले के साथ ट्रीट कर लेगा। इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इस वाले के साथ हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, जो भी उसके पास है, ठीक है, जो भी पहला इफ है उसके बाद इफ अगर ली है तो जो भी उसके बाद एल्स आता है तो वो हमेशा इसका एल्स माना जाता है। इस वाले का एल्स, अब इसके बाद जब एल्स लेंगे तो वो इसका पेयर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने इससे पहले इस यहाँ कोई एल्स नहीं ली है तो वो एल्स यहाँ वाला किसके साथ माना जाएगा, जो भी उसके ज्यादा पास वाला है उसी इफ के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, मैच कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देना किसके लिए चाहते हैं, आउटर वाले के लिए देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेसेस में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये किसके साथ इसे मैच करेगा, सेकंड वाले के साथ मैच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इस वाली कंडीशन के फॉल्स होने पर ये चीज प्रिंट हो जाएगी। और अगर आप इस वाले के साथ कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस वाले के साथ क्या दे रहे हैं, ब्रेसेस। तो अभी ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और फॉल्स होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और जो भी एरर्स है उन्हें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रेसेस को यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, चाहे सिंगल स्टेटमेंट्स हैं तब भी हमें क्या कर लेना चाहिए, इफ एल्स में ब्रेसेस को यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर तो हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे देखिए सभी के साथ क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेसेस लगा दी, यहाँ पर ब्रेसेस लगा दी और यहाँ पर भी ब्रेसेस लगा दी। ठीक है, उससे पता चल जाता है ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक है, देन ये वाला ब्लॉक है, देन ये वाला ब्लॉक है ना, सारी चीजों का पता चल जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक है। देन देखिए हमारे पास आते हैं कंडीशनल्स। तो सी यूज करता है इंटीजर टू रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यूज। तो सी क्या यूज करता है, इंटीजर यूज करता है। सो जीरो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉल्स की तरह। और कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई और इंटीजर वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ जीरो को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू है तो वो क्या ट्रीट होती है, ट्रू ट्रीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से आगे करेंगे। तो देखिए ट्रू में क्या है, नॉट जीरो हो तो ट्रू है और फॉल्स है तो जीरो है। ठीक है, इस तरह से कई बार ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक पॉइंट कवर करा दूं। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट रहे नहीं आपको, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये स्किप नहीं करनी है। ऐसे लगेगा आपको यहाँ ये क्या है, बहुत इजी है, ये तो हमें याद रहेगा, लेकिन यहीं पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जो चीजें थोड़ी टिपिकल है वो तो हम हमेशा रिवाइज भी करते रहते हैं, लेकिन जो सिंपल चीजें हैं वो भी आपको क्या रखनी है, माइंड में रखनी है हमेशा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ n इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन अब n क्या करेगा, n को क्या असाइन हो जाएगा, देखिए जीरो असाइन हो जाएगा। ठीक है, n को क्या असाइन हो जाएगा, जीरो असाइन हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में आउटपुट वाले इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये डबल इक्वल टू नहीं दे रहे हैं, जहां पे चेकिंग होगी ये क्या कर रहे हैं, n को ही जीरो असाइन कर दिया, n को क्या कर दिया, 5 असाइन कर दिया। तो देखिए द एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू जीरो असाइन जीरो टू n, इस वाले स्टेटमेंट से क्या हुआ, जीरो असाइन हो गया n को। ठीक है, तो अभी जीरो इंटरप्रेट कैसे होगा, फॉल्स की तरह इंटरप्रेट होगा, एंड द फॉल्स ब्रांच ऑफ द इफ स्टेटमेंट विल बी टेकन। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू आपकी इनिशियली कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आपका यहाँ पे चेकिंग हो रही है। ठीक है, अगर n की वैल्यू इनिशियली आपने 10 दी हुई है और यहाँ पे आप चेक करके इफ स्टेटमेंट, इफ यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है और एल्स में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो आपकी ये नहीं है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं। n को क्या वैल्यू मिल गई, जीरो मिल गई। अब जब ये इफ रिटर्न करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और एल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए n की वैल्यू सपोज जीरो है और ये क्या करें, n इज इक्वल टू 5, तो n को क्या वैल्यू मिल गई, 5 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब ये क्या इंटरप्रेट होगा, ट्रू की तरह इंटरप्रेट होगा, ट्रू ब्रांच क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी।
ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं, चेकिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन चेक नहीं हो रहा है बल्कि असाइन हो जा रही है वैल्यू, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। तो देखिए आपने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना है। यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, ये हम यूज करेंगे जब भी हमने दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज को क्या करना है, चेक करना है, कंपेयर करना है। और जब भी असाइन करना है तो सिंगल इक्वल्स टू यूज करना है। ठीक है, तो कभी भी आपके पास आउटपुट वाला क्वेश्चन आता है तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि वहां पे डबल इक्वल्स टू है या सिंगल इक्वल्स टू है। ठीक है, तो अगर डबल इक्वल्स टू हमारे पास होगा तो देखिए 0 इज इक्वल्स टू एन भी चलेगा और n इज इक्वल्स टू 0 भी चलेगा, दोनों ही चीजें क्या हैं, वैलिड हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 0 इज इक्वल्स टू एन लिख देते हैं तो ये इनवैलिड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या एरर आएगा, इनवैलिड एल वैल्यू इन असाइनमेंट। ठीक है, तो जब भी एल वैल्यू, इस केस में एल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोई भी वेरिएबल होना चाहिए, आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 0 चलेगा, लेकिन 0 इज इक्वल्स टू एन नहीं चलेगा। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू एन नहीं चलेगा, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट नहीं आ सकता जिसमें हम कोई भी वैल्यू सेव कराएं। ठीक है, जब भी हम डबल इक्वल टू यूज करें तो हमारे दोनों चलेंगे इस तरह से, लेकिन जब हम असाइनमेंट करा रहे हैं तब हम लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही लेंगे, इस तरह से वैल्यू नहीं लेंगे। ये था हमारे पास इफ देन एल्स। ठीक है, ये था इफ देन एल्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विच का कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो। और जब हमें मल्टीपल वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है, अभी वहां तो हम क्या कर पा रहे थे, इफ x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ उसे यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, अभी आगे जाके इफ एल्स एल्स उस तरह से हम कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज क्या कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं। तो देखिए यूजफुल है व्हेन वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फॉर मल्टीपल वैल्यूज, कंटेन्स ऑफ अ सीरीज ऑफ केस लेबल्स एंड एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। तो आपके पास यहाँ पे केस लेबल्स रहेंगे और एक डिफॉल्ट केस रहेगा, ऑप्शनल रहता है वो, जरूरी नहीं है आप लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्या रहेंगे, केस लेबल्स रहेंगे। तो देख लेते हैं किस तरह से इसे यूज करते हैं। तो देखिए स्विच मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम ब्रेक यूज करें हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो वो सभी को एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्रेक यूज करना पड़ता है। तो देखिए केस ए कि इसके लिए रिगार्डिंग जो भी एक्शंस है वो परफॉर्म हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। देन केस बी परफॉर्म हो जाएगा और फिर यहाँ पे लास्ट में पहुंच जाएगा। इसी तरह से केस जेड जो भी है यहाँ पे परफॉर्म हुआ और ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी क्या है, इनमें से कोई भी मैच नहीं किया तो हम क्या दे देंगे कि डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये वाला एक्शन परफॉर्म हो अगर ये कोई भी मैच नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट केसेस हैं। एक एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर ब्रेक नहीं देते हैं, इन केस यहाँ पे ब्रेक दिया है तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होकर ये सभी केसेस को पास कर मतलब डिस्कार्ड करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के पास पहुंच जाएगा, कंट्रोल। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ब्रेक्स नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर बी वाली भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर जेड वाली भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एंड आफ्टर दैट डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। ये सारे ही ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्रेक देना होता है। तो आउटपुट वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रेक नहीं है तो सारे ही क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, सभी जितने भी ये ब्लॉक्स हैं ये सभी एग्जीक्यूट होंगे, सभी केसेस एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ब्रेक होगा तो दैट वाला पर्टिकुलर वाला एग्जीक्यूट होगा और वापस कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वहां पहुंच जाएगा, कंट्रोल। तो देखिए एक अगर हम देखते हैं सिंटेक्स तो क्या रहता है, स्विच एंड स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन रहेगा, देन केस कांस्टेंट, केस कांस्टेंट। यहाँ पे आपके सारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या रहेंगे, सभी कांस्टेंट्स रहेंगे, चाहे 1 2 3 हो, ABCD हो। ठीक है, यहाँ पे सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, हम कोई भी वेरिएबल नहीं लेते हैं। यहाँ पे क्या रहती है, वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। देन स्टेटमेंट जो इस सीक्वेंस में, देन इसमें ब्रेक सीक्वेंस, जो भी स्टेटमेंट्स इस सीक्वेंस के लिए हम लेना चाह रहे हैं, देन डिफॉल्ट। और जो स्टेटमेंट्स अगर कोई और नई केस एग्जीक्यूट होता उस केस में हमारा कौन सा एग्जीक्यूट हो जाता है, डिफॉल्ट। उस केस में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए स्विच एक्सप्रेशन जो है वो कंपेयर होता है वैल्यू अगेंस्ट द वैल्यूज कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2 एंड कांस्टेंट n।
तो देखिए एक क्वेश्चन में देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल में एंटर लेटर ग्रेड, तो हमने लेटर ग्रेड डाला, परसेंट सी है, कैरेक्टर एंटर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एम्परसेंट लेटर ग्रेड में वो वेरिएबल चला गया। अब हमने क्या किया, स्विच लेटर ग्रेड, ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, स्विच एंड लेटर ग्रेड, वो वेरिएबल का नाम, और उसके बाद हमने ओपनिंग ब्रेसेस की और यहाँ पे वो क्लोज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, इस तरह से अगर मल्टीपल आप देना चाहते हैं कि वैल्यूज एक ही पर्टिकुलर उसके लिए स्टेटमेंट के लिए, तो हम दे सकते हैं। तो ए कॉलन, उसके बाद क्या यूज करेंगे, कॉलन यूज करेंगे, देन पॉइंट्स इज इक्वल टू 4.0 सेमी कॉलन ब्रेक। ठीक है, तो अगर किसी ने एंटर किया होगा ए या स्मॉल ए या कैपिटल ए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या पॉइंट्स में एंटर हो जाएगा, पॉइंट्स में क्या वैल्यू चली जाएगी, 4.0। इसी तरह से अगर बी है या स्मॉल बी है, तो पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, 3.0, सी के ऊपर 2.0, डी पर 1.0, एफ पर 0.0, और डिफॉल्ट में भी क्या आ जाएगा, 0.0, और प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड लेटर ग्रेड। भी इन सब के अलावा अगर ए बी सी डी एफ के अलावा कोई और कैरेक्टर एंटर की है, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट्स में 0 आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड लेटर ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले तो क्या है, कोई भी कैरेक्टर है यहाँ, ठीक है, इसी तरह से नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू ले रहे हैं आप, उसके बाद क्या यूज करना है, आपने कॉलन केस यूज करना है। देन अगर कैरेक्टर है तो उसको हम कोट्स में लेंगे, सिंगल कोट्स में, अगर इंटीजर वैल्यू होती तो 1 2 3 4 इस तरह से ले लेते। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे तो आपको और चीजों का पता चलेगा। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि स्विच एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द वैल्यूज कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट n, ये जो डिफरेंट वैल्यूज हमने वहां ली ए बी डी ई एफ, उनके साथ क्या करा जाता है, एक्सप्रेशन में जो भी है उसे कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में क्या है, लेटर ग्रेड, लेटर ग्रेड में एक कैरेक्टर है, उसको किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, इन डिफरेंट वैल्यूज के साथ, सभी के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो कांस्टेंट मस्ट बी सिंपल कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो या तो ये कांस्टेंट होने चाहिए या कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम 1+2 लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई वेरिएबल लेंगे। तो देखिए ये कैरेक्टर हो सकते हैं और इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट नहीं हो सकते। ठीक है, क्या हो सकती हैं ये वैल्यूज, कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स। बेस्ट टू यूज द सेम टाइप कांस्टेंट एज द स्विच एक्सप्रेशन, तो यही बेस्ट रहता है कि हम सेम ही यूज करें। अगर कैरेक्टर लिया हुआ है उसमें तो कैरेक्टर ही लें, और अगर इंटीजर लिया हुआ है तो इंटीजर लें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो टाइप कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टर को इंटीजर, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन वैसे ये उस अगर आपके पास आउटपुट वाला आ जाता है तो ये नहीं है कि एरर होगा। ठीक है, अगर ऊपर कैरेक्टर लिया है और हम नीचे इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एरर नहीं आएगा, आउटपुट जरूर आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेगा वो पहले। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट में आपका क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट से, एंड हमेशा आपको क्या देना है, एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपने एंड भी जरूर करना है। ठीक है, इसका क्लोजिंग ब्रेसेस जरूरी देना है, और डिफॉल्ट भी जरूर देना है। ठीक है, डिफॉल्ट जरूर देंगे आप, ब्रेक देंगे और साथ के साथ डिफॉल्ट जरूर देंगे, जिससे वो खत्म हो, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स आफ्टर अ केस लेबल इट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट अंटिल इट रीचेज द ब्रेक स्टेटमेंट और द एंड ऑफ द स्विच। तो अगर हम कोई भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ब्रेक नहीं दे रहे हैं तो वो सारे सभी को एग्जीक्यूट करता हुआ चलेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ ब्रेक नहीं दिया तो 4.0 फिर उसने अपडेट कर देनी है, फिर ऐसी वैल्यूज को क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। ठीक है, तो जहां पे हमें चाहिए कि हाँ जितना हमारा काम हो गया, फिर उसके बाद ब्रेक जरूर देना है। If you omit the break statements, then after executing the code for one case, continue to execute the code for the next cases. तो next cases के लिए वो क्या करता रहेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट करता रह जाएगा, कंटिन्यू करता रहेगा एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो ये हमारा था स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, तो देखिए स्विच देखा हमने इस वाले क्लास में, और इफ देखा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, इसको एक बार अच्छे से समझिए। ठीक है, देन हम पूरा सी कवर करने के बाद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।